आज हम रूपकुंड झील के रहस्य की रोचक कहानी आपको बताएंगे। रूपकुंड झील का सत्य जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए द स्टोरी स्क्रोल्स को सब्सक्राइब करें। रूपकुंड झील, जो उत्तराखंड में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, अपने कंकालों की झील के नाम से मशहूर है। यहाँ झील के आसपास बिखरे हुए सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं, जो जब बर्फ पिघलती है तब साफ दिखाई देते हैं। इन कंकालों के साथ लकड़ी के सामान, चमड़े की चप्पलें और लोहे के भाले जैसी चीजें भी मिली हैं। रूपकुंड झील में मानव कंकालों की खोज का सबसे पुराना दर्ज मामला 1942 का है, जब एक ब्रिटिश वन अधिकारी ने इस क्षेत्र में इन कंकालों को देखा। उस समय यह क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और वन अधिकारी जंगल और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में गश्त पर था। बर्फ पिघलने के बाद झील के किनारे बड़ी संख्या में कंकाल बिखरे हुए दिखाई दिए। यह दृश्य काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, जहां इंसानी गतिविधियां बहुत कम होती थीं, इतनी बड़ी संख्या में मानव अवशेष मिलने की उम्मीद किसी को नहीं थी। इस खोज ने ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और इस पर प्रारंभिक जांच शुरू की गई। शुरुआती अटकलें थीं कि ये कंकाल शायद जापानी सैनिकों के हैं, क्योंकि यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की थी और अंग्रेजों को डर था कि जापानी सैनिक इस क्षेत्र के जरिए भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि जब नज़दीकी से अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि कंकाल काफी पुराने थे और इनका द्वितीय विश्व युद्ध से कोई संबंध नहीं था। रूपकुंड झील के कंकालों को लेकर सबसे प्रसिद्ध और वैज्ञानिक रूप से मान्य थ्योरी यह है कि यह अवशेष 9वीं सदी के तीर्थयात्रियों के हैं, जो एक भीषण प्राकृतिक आपदा, विशेष रूप से भारी ओलावृष्टि का शिकार हुए थे। इस थ्योरी को 2004 में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध के बाद अधिक समर्थन मिला। शोध में पाया गया कि कई कंकालों की खोपड़ियों पर गहरे गोल निशान थे, जो किसी हथियार या दुर्घटना के बजाय बड़े ओलों के कारण हुए प्रतीत होते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये ओले क्रिकेट बॉल के आकार के थे और इनकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि सीधे सिर पर पड़ने से तत्काल मृत्यु हो गई। यह क्षेत्र लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां न तो कोई आश्रय स्थल है और न ही पेड़ पौधे। ऐसे में अगर यह समूह वहां फंस गया हो तो उनके पास बचने का कोई मौका नहीं रहा होगा। इस घटना की पुष्टि डीएनए अध्ययनों से भी होती है। कंकालों के डीएनए विश्लेषण से पता चला कि ये 2 अलग अलग समूहों के थे। पहला और बड़ा समूह स्थानीय दक्षिण एशियाई लोगों से संबंधित था, जो संभवतः किसी धार्मिक यात्रा जैसे कि नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए यहाँ पहुंचे थे। स्थानीय दक्षिण एशियाई लोग से तात्पर्य उन जनजातियों और समुदायों से है जो दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। इनमें उत्तर भारत, पंजाब, नेपाल, तिब्बत के सीमा वाले क्षेत्र और मध्य भारत जैसे भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्य आते हैं, जो दक्षिण एशिया के बड़े समुदायों का हिस्सा माने जाते हैं। दूसरा और अपेक्षाकृत छोटा समूह भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन क्षेत्र से संबंधित प्रतीत होता है। भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन क्षेत्र से संबंधित लोग मुख्य रूप से यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के कुछ देशों से आते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। इस क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा इटली है, जो प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र था। इटली के तटीय क्षेत्रों जैसे रोम और सिसिली प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़े हुए थे और यह स्थान समुद्र के किनारे बसे होने के कारण यात्राओं और व्यापार का प्रमुख गेटवे था। ग्रीस भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है और यह प्राचीन काल से ही व्यापार, संस्कृति और धार्मिक यात्राओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
ग्रीस के प्रमुख शहर जैसे एथेंस और क्रेते उस समय के तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। यह काफी रहस्यमय है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर विदेशी यात्रियों की उपस्थिति अप्रत्याशित मानी जाती है। यह माना जा सकता है कि ये व्यापारी, खोजकर्ता या तीर्थयात्रा पर आए लोग थे। कार्बन डेटिंग ने यह भी बताया कि अधिकांश कंकाल 9वीं सदी के हैं, जो इस आपदा के समय की ओर इशारा करता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कुछ कंकाल 19वीं सदी के भी हैं। यह इस ओर संकेत करता है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक तीर्थयात्रियों या यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। 19वीं सदी के अवशेष शायद बाद के यात्रियों के हो सकते हैं जो किसी अन्य कारण से यहां मारे गए। ओलावृष्टि की थ्योरी को मजबूत बनाने वाले कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन इस खोज ने कुछ नई जिज्ञासाएं भी पैदा की हैं। विशेष रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र के यात्रियों की उपस्थिति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि वे इस दुर्गम क्षेत्र में क्यों और कैसे पहुंचे। क्या वे व्यापार मार्ग पर थे, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने आए थे, या यह कोई और कारण था? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। रूपकुंड झील न केवल एक प्राचीन आपदा का स्मारक है, बल्कि यह इतिहास, विज्ञान और रहस्यमय कहानियों का अनोखा संगम है, जो आज भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं और रोमांच प्रेमियों को आकर्षित करता है। स्थानीय कथाएं इसे देवी नंदा का श्राप मानती हैं। कहा जाता है कि तीर्थयात्री पवित्र स्थान का अपमान कर बैठे, जिसके बाद देवी ने उन्हें भयानक तूफान से दंडित किया। यह झील नंदा देवी राजजात यात्रा से भी जुड़ी है, जो हर 12 साल में आयोजित होती है। झील के किनारे पर खड़े होकर तीर्थयात्री देवी नंदा से आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अनजाने में पवित्र स्थान का अपमान कर बैठे थे। यह अपमान देवी नंदा को इतना गहरा लगा कि उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। भयंकर ओले और तूफान ने उन सभी तीर्थयात्रियों को घेर लिया और एक एक करके उनकी जान ले ली। तूफान के बाद जब स्थिति शांत हुई तो जो कुछ बचा था वह सिर्फ बर्फ और बर्फीले पानी से सने हुए कंकाल थे। यह घटना रूपकुंड झील के इतिहास का एक खौफनाक हिस्सा बन गई। आज भी स्थानीय लोग इस घटना को देवी नंदा के श्राप के रूप में मानते हैं। साथ ही कई ट्रैकर्स जो इस स्थान पर आते हैं, उन्होंने इस स्थान पर कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। कई लोगों का कहना है कि रात के समय झील के पास से गुजरते हुए वे एक अस्पष्ट और रहस्यमय आवाजें सुन सकते हैं, जैसे किसी की चीख या फुसफुसाहट। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने कुछ धुंधले और घबराए हुए रूप में भूतिया आकृतियां देखी हैं, जो रात के अंधेरे में जलते हुए बांस के पेड़ों के बीच से निकलती हैं। इन सब के बावजूद कोई भी इन घटनाओं की सही जानकारी नहीं दे पाता, क्योंकि यह सब बहुत रहस्यमय और अदृश्य है। रूपकुंड झील अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है, जहां इतिहास, विज्ञान और पौराणिक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ के कंकाल, वस्त्र और अद्भुत नज़ारे एक साथ मिलकर इसे एक ऐसा स्थान बनाते हैं जो प्रकृति की ताकत और अतीत के अनसुलझे रहस्यों की याद दिलाता है। रूपकुंड झील की कहानी में जो सबसे डरावनी बात है वह है इसका आध्यात्मिक और भूतिया पहलू। क्या यह सिर्फ एक बर्फीली झील और तीर्थ यात्रियों की रहस्यमय मौत का मामला है, या फिर इस जगह के भीतर कुछ और भयावह रहस्य भी छुपे हुए हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा है, और जो लोग इस स्थान पर जाते हैं वे कभी भी इस भूतिया दास्तान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते।